नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बस कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट निर्भया मामले में सभी 4 दोषियों की फांसी को लेकर अपना फैसला सुना देगा। चारों आरोपियों की फांसी बरकरार रहेगी या ये सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी, इस पर कुछ देर में मुहर लग जाएगी। कुछ मिनटों में हम कह सकते हैं। पूरे देश की नजरें टिकी हैं सर्वोच्च अदालत की ओर। 5 साल तक इंसाफ की आस लगाने वाला निर्भया का परिवार भी कोर्ट में मौजूद है। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में चलती बस के अंदर निर्भया के साथ जिस तरह की दरिंदगी की गई थी, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा उबल पड़ा था। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक बड़ी तादाद में कई दिनों तक इंसाफ के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि मामले का मुख्य आरोपी पहले ही जेल में खुद को फांसी लगा चुका है। एक नाबालिग था, लिहाजा 4 आरोपी हैं और इन 4 आरोपियों को लेकर अब क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है? क्या उन्हें जिंदगी मिलती है या फिर सजाए मौत बरकरार? हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान हैं और साथ ही हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो नजर बनाए हुए हैं। कपिल सांकला, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो हमारे साथ हैं और साथ ही मनोवैज्ञानिक के तौर पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर जयंती दत्ता से। चिराग गोटी हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चिराग, अपडेट चाहेंगे, कितने मिनटों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि फैसला आएगा? देखिए, अब थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा, क्योंकि जो फैसले की जो टाइम मुकर्रर था वो 2 बजे का था। और ऐसे में जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस ऐतिहासिक दिन में क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि जिस तरह से निचली अदालत ने, हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी हुई है ये मौत की, अब जो स्टैंड होगा सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल बेंच का, वो देखने वाला होगा। थोड़ी देर में ये कहा जाए कि 5 से 10 मिनट में स्थिति और साफ हो जाएगी तस्वीर, जिससे कि ये पता चल सकेगा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पूरे मुद्दे पर रुख है। इससे पहले अगर बताना चाहूं, सुबह से ही सुखबहाट है सुप्रीम कोर्ट के बाहर और जाहिर तौर पर 8 बजे से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और तमाम न सिर्फ परिवार के लोग मौजूद हैं निर्भया के, इसके अलावा जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जो इस केस को फॉलो कर रहे थे शुरुआत से, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर दरअसल रुख क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से निचली अदालत ने इस मामले में चारों को दोषी माना था और फांसी की सजा सुनाई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें कम से कम फांसी की सजा देगा। और ऐसा लोग मान रहे हैं, लोगों की ऐसी राय है, निर्भया के परिवार की ऐसी मांग है। वहीं डिफेंस लॉयर अपने दलील दे रहे हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता है, तो इस लिहाज से इस पूरे मामले में जो है लीनियंसी बरती जानी चाहिए, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है। तमाम दलीलें दे रहे हैं। अब देखना ये कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख अख्तियार करता है। इससे पहले निचली अदालत ने जिस तरह से इस मामले में शुरुआत में जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी इस पूरे मामले की, तो सबसे ज्यादा फोकस हुआ था जुवेनाइल पर। कहीं ना कहीं उसको जुवेनाइल होने का फायदा मिला और वो जो है 3 साल में जो है बाहर आ गया। अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, इसी के बाद पूरी परिभाषा बदली गई और बाकायदा कानून में बदलाव हुआ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव हुआ। जो उम्र थी वो 16 साल की गई जुवेनाइल की। यही वजह है कि अब परिवार का कहना है कि कम से कम जो 4 आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि इस तरह के जो दरिंदगी जो लोग करें उनको जो है बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो श्वेता, थोड़ी देर का इंतजार है, उसके बाद स्थिति साफ होगी। बेरोजगारी की समस्या थी तो बलात्कार कर लो। कई दफा कपिल जी कुछ ऐसी अमानवीय बातें सुनने को मिलती हैं, भले ही आप दोषियों के वकील हैं, लेकिन ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि समाज का भरोसा उठने लगता है। वो वकील साहब की अपनी पर्सनल ओपिनियन थी। आई एम वेरी श्योर कि उन्होंने कोर्ट में इस तरह की दलील नहीं दी होगी और ना ही उनको देनी चाहिए। पर डिफेंस के वकील हैं, वो सारी कोशिश करेंगे अपने क्लाइंट्स को निकालने की या उनको डेथ सेंटेंस से बचाने की। जो ये कह रहे थे कि रेयरेस्ट और रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस में नहीं आता, मैं इनके साथ सहमत नहीं हूँ इसमें। रेयरेस्ट और रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस वो होते हैं जो कॉमन मैन, जो लोग होते हैं, उनकी आत्मा को झंझोड़ दें। और अगर ये केस वो नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि विश्व में और कोई ऐसा केस हो सकता है। और ये केस एक कैटलिस्ट ऑफ चेंज था हमारे अपनी आईपीसी में, हमारी पीनल कोड में, हमारे कोर्ट की परफॉर्मेंस में, किस तरह से कोर्ट प्रोसीजर होगा, उसमें बहुत चेंजेस आए। वो सिर्फ इसी केस की वजह से आए। बहुत अनफॉर्चुनेट केस था, पर उसने एटलीस्ट लड़कियों के, औरतों की इज्जत को बहुत हाई पेडेस्टल पे रखने में मदद करी है। तो ये वो केस है जो शायद रेयरेस्ट और रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस के वर्ल्ड के केसेस में आ सकता है। डॉक्टर, एक चीज़ और है, अगर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी पे ध्यान दें तो इंटरनेशनली प्रूवन स्टैंड है कि रेप जो है वो रेसिडिविज्म से घिरा हुआ होता है। एक दफ़े जो रेप करता है उसको मौका मिलने से वो दोबारा फिर रेप करेगा। और रेप का जो मैसेज, जो पनिशमेंट हम देते हैं, उसका एक मकसद होता है, सिर्फ गुनहगार को सज़ा दिलवाने के लिए नहीं, बल्कि आवाम को
ये बताया जाता है कि इस तरह के गुनाह जो है हमारे समाज से हट जानी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। उसके लिए हम डे 1 से, जिस दिन ये कांड हुआ है, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई बीन प्लीडिंग एंड आई थिंक ये ऐसा मौका था, ऐसा केस था जहां हर कोने से आवाम ने आवाज़ उठाई, सब उतर आए, बच्चे बूढ़े सब लोग एक ही आवाज़ में बोलने लगे इसका अंत होना चाहिए। उसके बाद आप ही के चैनल में मैंने बोला था अगर डिटरेंट पनिशमेंट सामने नहीं आया, कल ऐसा ना हो कि दिल्ली रेप कैपिटल बन जाए। हम इसकी तो खुशी मना रहे हैं कि हमने पोलियो इरेडिकेट कर दिया, लेकिन आज 88 साल 68 ईयर्स के बाद भी हम रेप को नहीं इरेडिकेट कर पाए। देखिए बिल्ला रंगा का जो था, उन्होंने हैवानियत से अंजाम दिया था 2 बच्चों के साथ, और उसके बाद उनको फांसी से लटकाने के बाद उस तरह की हैवानियत हमारे सामने नहीं आई। उसी का नज़ीर लेते हुए मैं कहूँगी कि अगर लोअर कोर्ट ने इसको फांसी की सज़ा सुनाई, हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट भी मैं उम्मीद करती हूँ इस तरह की फांसी की सज़ा सुनाए ताकि ये डिटरेंट साबित हो, क्योंकि हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम हैं जहाँ हमने गुनाहगार को पनिशमेंट दिया। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी लीगल सिस्टम है थोड़ा लॉपसाइडेड है, ये विक्टिम फ्रेंडली ना होने की जगह परपिट्रेटर फ्रेंडली है। हम ये तो बात मानते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, फांसी नहीं देनी चाहिए। आप उस बच्ची के बारे में भी तो सोचिए जिसका अंत ऐसे वायलेंटली हुआ, और मेरे ख्याल से ये मर्डर से भी ज़्यादा खतरनाक गुनाह है रेप, क्योंकि रेप विक्टिम से अगर आप मुखातिब होंगे तो आप हमारी आवाज़ से आवाज़ जोड़ दोगे। क्योंकि मैं अक्सर रेप विक्टिम के साथ मुखातिब होती हूँ, वो हज़ारों मौत का सामना करती हैं रोज़। 5 साल की बच्ची जिसका कोई गुनाह नहीं है, उसने ज़िंदगी देखी नहीं, आपने उसकी बचपन छीन ली और इतनी हैवानियत से उसको छोड़ दिया कि उसकी मौत का सामना वो रोज़ करती है। उस तरह के गुनाहगार को आप क्यों नहीं बताते हैं कि वी हैव अ ज़ीरो टॉलरेंस। मेरी आपके चैनल के थ्रू एक गुजारिश और है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, वो मन की बात हमें सुनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी मन की बात भी सुन लीजिए। अगर हमारे देश में 2 साल की बच्ची, 80 साल की बूढ़ी दादी महफूज नहीं है, इट्स हाई टाइम वी शुड हैव अ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर रेपिस्ट। हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि निर्भया की मां से जब हमारी संवाददाता नेहा ने बात की तो उन्होंने क्या कहा। मेरे साथ निर्भया की मां मौजूद हैं और एक बहुत लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है, क्योंकि 2012 का ये मामला है, 4 साल का वक्त लगभग बीत चुका है। मैम ये बताइए कि इस 4 सालों में क्या कुछ घटा, क्या कुछ बीता, कहीं ऐसा लगा कि न्याय की जो आस है वो टूट रही है, और आज कोर्ट से आपको किस तरह की उम्मीद है, आपको लगता है आपको न्याय मिल जाएगा आज? मैं कई बार टूट गई और कई बार अपने आप को तैयार किया। कई बार मुझे खासकर पिछले साल मुझे लगा कि शायद अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने इस लड़ाई को लड़ी। जिस तरह से इस दिन का हमें इंतजार था वो दिन आ गया। मैं सबसे पहले तो अपने पूरे देशवासियों को, पूरे बच्चियों को, सब लोगों को, अपने मीडिया भाई बहन को, सबको धन्यवाद देती हूँ कि उस टाइम से अब तक आप लोग हमारे साथ खड़े रहे, हमारी हिम्मत बनकर खड़े रहे, हमें ताकत मिली। और आज वो दिन आ गया कि हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, निर्भया को आज इंसाफ मिलेगा, उनको फांसी मिलेगी। बहुत बार ऐसा लगा होगा कि काश न्याय प्रक्रिया थोड़ी बेहतर होती तो इस तरह से मुझे इंसाफ मिल पाता, या मैं ऐसा चाहती थी, ऐसा नहीं हुआ निर्भया मामले में। कई वक्त ऐसा लगता है कि आस टूट जाती है, जो न्याय प्रक्रिया होती है वो बहुत धीमे धीमे चलती है, और कई ऐसे मकाम आते हैं जब लगता है कि इतनी बर्बरता से जो घटित हुआ उस लेवल का सजा नहीं मिली, उस स्तर तक उस व्यक्ति को पहुंचाया नहीं गया जहां पर हर एक व्यक्ति को ऐसा कभी क्राइम अगर वो करे तो उसकी रूह कांप जाए, ऐसी कुछ सजा का ऐलान हो। मन में तो कई बार आया, अभी भी आता है। चलिए मैं मान भी लेती कि चलो एक हादसा था, हो गया, उसके बाद नहीं होता, लेकिन हर रोज हो रहा है, आज भी कहीं हो रहा होगा। जिस तरह से उस टाइम सबको मन में आक्रोश हुआ, मुझे कोई नहीं जानता था, ज्योति को कोई नहीं जानता था, लेकिन सब लोगों ने अपने दिल से उसके लिए लड़ा। लेकिन आज हम सबको निराशा हुई कि इतने समय निकल गया। तो कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है,
और यही सोचती हूँ कि जो भी चीज हो रही है तो हमारे लिए तो एक हो रही है, तो हम तो इसको, हमारे लिए तो बहुत बड़ा है क्योंकि हमने बच्चा खो दिया। हमारे जैसे जिसने खो दिया उसको लगता है, लेकिन जो हमारी न्याय प्रणाली है, हमारी सरकार है, चाहे तब थी चाहे अब थी, उनको इस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना पड़ना चाहिए। रोज हो रहा है, उनके लिए रोज हो रहा है, हो गया हर चीज के लिए। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये कहने के लिए तो छोटा आ गया कि उनके साथ रेप हो गया, लेकिन हमको, हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को इसके अफेक्ट के बारे में सोचना चाहिए कि जिस बच्ची के साथ होता है उसके परिवार के साथ, उसके साथ वो कैसे इस चीज को फेस करते हैं। तो इस पे हमें सोचने की जरूरत है और हमें काम करने की जरूरत है। जब तक हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं और कुछ करेंगे नहीं, चाहे हमारी सरकार हो चाहे हमारा सिस्टम हो, हम टीवी पे बयान देने से और डिबेट करने से इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते। जब तक हम अपने कानून व्यवस्था में, अपने सोच में बदलाव नहीं लाएंगे, कानून व्यवस्था अपने सही मायने में सख्ती से काम नहीं करेगा। हालांकि टीवी पर इस बहस का सबसे बड़ा मकसद ये है कि वाकई सोच बदले, लोगों की सोच में ये चीजें आए और सरकार पर एक दबाव रहे कि कानून को और मजबूत करते जाना है। पूनम शर्मा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं। पूनम, जब वो दौर हम याद करते हैं, वो दिन याद करते हैं, उस वक्त न तो कोई झंडा था न कोई बैनर था, जो समूचा देश था लगता था एक साथ आ गया है बिना किसी के संगठित किए हुए। आज क्या उन लोगों में से कोई भी नजर आ रहा है जानने के लिए कि फैसला क्या आ रहा है? और घटनास्थल में जहां पर ये सब हुआ था, इंडिया गेट पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पर भी मौजूद था। तो हर बार देखिए, बड़ी संख्या में श्वेता आज सुप्रीम कोर्ट में मीडिया इकट्ठा हुआ है और बहुत सारे लोग टीवी सेट्स के सामने बैठे हुए हैं ये देखने के लिए कि आज निर्भया को इंसाफ मिलता है सुप्रीम कोर्ट से या नहीं। क्या जो सजा फांसी की 4 दोषियों को दी गई है उसको सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है या नहीं, क्योंकि जिस तरह की बर्बरता हुई थी और जिस तरह का पूरा देश ही निर्भया के साथ खड़ा हो गया था और ये सोच के हो गया था कि ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। निर्भया की मां ने एक बहुत ही रेलेवेंट बात बोली कि उस कांड 4.5 साल बीतने के बाद भी आज भी देश में और दिल्ली में रेप हो रहे हैं, तो उन पर लगाम लगाने के लिए बहुत जरूरी है कि कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगले कुछ चंद मिनटों में अपना फैसला सुनाने वाला है और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इन चारों को क्या कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी या फिर इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, यानी उम्र कैद की सजा होगी या फांसी। बस अब इसमें चंद मिनट का फासला रह गया है कि कोर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि तीनों जजेस बैठ चुके हैं और कुछ ही देर में वो अब अपना फैसला हम सबके सामने सुनाने वाले हैं। श्वेता, ऐसे में कपिल जी, जो जस्टिस दीपक मिश्रा की हेडेड बेंच है ये, वो जाने जाते हैं कड़े फैसले देने के लिए, ऐसा नहीं है कि तो हम इसीलिए अगर ये उम्मीद की जा रही है कि ये फैसला एक बार फिर बरकरार रखा जाएगा, क्या ये गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए, जस्टिस मिश्रा ने अभी कुछ ही टाइम पहले एक और जजमेंट दी थी, काफी विमेन फ्रेंडली जजमेंट थी, पर आप उस चीज को छोड़ दीजिएगा। आप ये सोचिए कि जो हमारी एपेक्स कोर्ट है वो वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट्स मानी जाती है एशिया में, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट्स इन द वर्ल्ड मानी जाती है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले दिए हैं जिन्होंने लेडीज को प्रोटेक्शन दी है, लोगों को प्रोटेक्शन दी है, आरटीआई बरकरार रखी है। मेरे हिसाब से ये कोर्ट ने हेयर स्प्लिटिंग आर्ग्यूमेंट्स जो डिफेंस किए उस पर नहीं जाना, लार्जर इंटरेस्ट को देखना है। एक इशू आज इनके सामने है जिसको बरकरार रखना है और शायद कुछ ऐसे फैसले में कुछ ऐसे और कड़क स्टेटमेंट्स देनी है जिसकी वजह से हमारी पुलिस, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी कुछ और एक्शंस लेने में मजबूर होना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब इस मामले की बात आती है, अब तो सोशल मीडिया पर इतनी प्रतिक्रियाएं आती हैं, कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि सिर्फ ये मामला क्यों, फलाना मामला भी है, ये भी है, यहाँ भी हुआ है, वहाँ भी हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि एक मिसाल है ये मामला, जिस तरीके से लोग साथ आए थे, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी कि ये फैसला आने वाले दिनों के लिए निर्णायक हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए आवाम जिस तरह से जुड़ गई थी इस इंसिडेंट्स के साथ, शायद कोई हमारे पास ऐसा है नहीं इंसिडेंट्स जिसके साथ कोने कोने से आवाज़ें उठी और इसके खिलाफात हर लेवल पे हुई है। क्योंकि देखिए हर घर में बच्ची, बेटी, माँ, बीबी सब मौजूद है, उनके लिए महफूज रखने के लिए कहाँ है आपके पास, और कोई है ही नहीं लॉ। जब आप
कहते हैं कि ये डिटरेंट पनिशमेंट है, तो जो क्रिमिनल होता है, जो परपिट्रेटर होता है, एक बार उसको सोचना पड़ता है कि मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ इस तरह का पनिशमेंट मेरे को मिलेगा। वो चीज़ है ही नहीं आज भी हमारे पास। चाहे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट कर लीजिए, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, लीगल सिस्टम में ना जाके मेरे ख्याल से दिस इज वेयर प्रोबेबली द पब्लिक आउटक्राई शुड बी गिवन द कॉग्निजेंस एंड वन शुड एडहियर टू द जजमेंट्स व्हिच हैज बीन गिवन बाय द लोअर कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आई ओनली विश सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स दिस। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जस्टिस दीपक मिश्रा फैसला पढ़ना शुरू कर चुके हैं। प्रक्रिया क्या है वो हम कपिल जी आपसे जानना चाहेंगे। हम समझना चाहेंगे कि फैसला पढ़ना उन्होंने शुरू किया है, यानी अब फैसला सामने है। जी, फैसला सामने है। जो भी जजमेंट होती है उसके 3 पार्ट्स यूजुअली होते हैं। ब्रीफ फैक्ट्स होते हैं, जो लॉ जिसको यूज करा जाता है वो होते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो अब ब्रीफ फैक्ट्स बता रहे होंगे, साथ में जो लॉ है वो बताएंगे, ताकि वो पूरे हिंदुस्तान में फिर वही लॉ की इंटरप्रिटेशन मानी जाती है। और फिर इस केस के बाबत जो उनका फैसला है, जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, वो कंक्लूजन देंगे। तो ये एक जजमेंट का फॉर्मेट होता है। अब किसी भी सेकंड शायद उनके कंक्लूजन्स भी आ जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी अपने ऑर्डर्स को सुनाने में। हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं वहां पर। पूनम शर्मा हमारे साथ हैं, चिराग गोठी कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, यानी सभी संवाददाता वहां पर हैं जो नजर बनाए हुए हैं। पूनम, क्या अपडेट्स आ रही हैं आपको? देखिए, फैसला पढ़ना शुरू कर चुके हैं और कुछ ही चंद मिनटों में हमको पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला निर्भया के केस में क्या है। हालांकि यहाँ जुड़े तमाम लोग जो हैं उनको उम्मीद यही है सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी है। निर्भया के दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी गई है। 4 दोषी जो पहले सेशन कोर्ट से जो फैसला आया था उसकी अपील में गए हाई कोर्ट ने कहा नहीं, इन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखी है मौत की सजा। समूचा देश जो सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा था टकटकी लगाए हुए कि क्या निर्भया के दोषियों को सजा मिलेगी, क्योंकि यह समाज की विकृत मानसिकता को सजा है। यह उस तबके को सजा है जो सोचता है कि किसी भी बहू, किसी भी बेटी के साथ जो जी चाहे किया जा सकता है। यह उन लोगों की सोच पर प्रहार है। यह उन दोषियों को, उन दरिंदों को एक सजा है। और मैं आप तीनों से इसी पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। जयंती जी, तब से आप चाह रही थी कि जरूर रहे, ये सजा बरकरार रहे। मैं आपको दिखा सकती तो मैं गूस पिंपल्स दिखाती। डे 1 से मैंने कहा, बाहर के देशों में जब कोई सजा सुनाई जाती है तो उस पर पूरा तवज्जो दिया जाता है किस तरह का क्राइम है और उसको कैसे अंजाम दिया गया। जिस तरह की हैवानियत के साथ इस चीज को अंजाम दिया गया था, डे 1 से मैं यही गुजारिश कर रही थी। क्या ऑब्जर्वेशंस रही थी, हम जरा अपने संवाददाताओं से जान लेते हैं। पूनम, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, कोर्ट ने माना है कि जिस तरह से लोअर कोर्ट ने और फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने माना है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में केस आता है और जिस तरह का अपराध हुआ है वो क्षमा के काबिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में यही कहा है और कहा है कि जिस तरह का जघन्य अपराध इन चारों ने किया, पहले निर्भया के साथ रेप किया और उसके बाद उसको उस हालत में पहुंचा दिया जहां उसकी मौत हो गई, इसको किसी भी तरह से माफ नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कोई क्षमादान नहीं है और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इन चारों की फांसी की सजा पर मोहर लगा दी है। आपको बताना चाहेंगे कि पूरा देश आज सुबह से इंतजार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा। निर्भया की मां और पिता खास तौर से चाहते थे कि जो फांसी का फैसला निचली अदालत और हाईकोर्ट से लिया गया है वही सुप्रीम कोर्ट में भी रहे और आज कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इस आदेश को आज देकर यह साफ कर दिया है कि न्याय जो है वो सबके लिए है और जो भी दोषी हैं, जो भी अपराधी हैं, उनके लिए किसी भी तरह की कोई नरमी इस मामले में नहीं बरती जा सकती है। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि बचाव पक्ष की तरफ से बहुत सारी इस मामले में दलीलें दी गई थी। कहा गया था कि ये सभी बहुत कम उम्र के हैं, इनका जो बैकग्राउंड है उसमें भी ये फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं है, तो लिहाजा परिवार की जिम्मेदारी इन पर है। लेकिन कोर्ट ने तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए साफ कर दिया कि जिस तरह का जघन्य अपराध इन लोगों ने किया है उसके लिए फांसी से कम सजा कुछ भी नहीं है।
फांसी ही इसका विकल्प है। और सीधे तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि महिलाओं के साथ जिस तरह के रेप केसेस लगातार हो रहे होते हैं देश में, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है कोर्ट की तरफ से कि अगर इस तरह के अपराध होंगे तो अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। न्याय व्यवस्था उन पर उतना ही अंकुश लगाएगी और उनको सजा देगी। अपने आप में ये फैसला काफी ऐतिहासिक है श्वेता, क्योंकि ये फैसला आगे कई सालों के लिए मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। जैसे 2012 में निर्भया के साथ जो कुछ हुआ था, उसमें पूरा देश उसके साथ खड़ा हो गया था। कह सकते हैं आपके देश के साथ साथ आज कोर्ट खड़ा हुआ है निर्भया के साथ, और उसको इंसाफ देने में कहीं कोई कोताही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं बरती गई है। अहमद अजीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद अजीम कोर्ट में उस वक्त मौजूद थे। अहमद, पूरा ब्यौरा चाहेंगे आपसे। बिल्कुल श्वेता, सबसे पहले तो जैसे ही फैसला पूरा कोर्ट ने फाइनल, एक लंबा चौड़ा फैसला उसने सुनाया, और जैसे ही कंक्लूजन का पार्ट सुनाया कोर्ट ने, कोर्ट में पीछे जो निर्भया के माँ बाप खड़े थे उनके साथ और भी बहुत से लोग आए थे, उन्होंने बाकायदा ताली बजाई कोर्ट में, और उस पर फिर उनको खामोश भी किया गया कि अभी जजमेंट चूंकि सुनाया जा रहा है, आप ऐसा ना करें। बहरहाल कोर्ट ने बहुत डिटेल में, दीपक मिश्रा ने अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो आरोपी या दोषी हैं उनको रियायत देने के लिए जो बातें बताई गई हैं, वो दरअसल जो इस अपराध की जघन्यता है उससे कम है, इसलिए इस मामले में रियायत नहीं दी जा सकती है। और हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था इन दोषियों के ऊपर, वो फैसला बिल्कुल सही है। हालांकि ये जो फैसला है ये तीनों जजों की एक राय है, लेकिन जस्टिस भानुमति का इस फैसले में कुछ अलग भी फाइंडिंग्स हैं, जिसको वो अपना सेपरेट जो है सुनाएंगी फैसला। अभी जस्टिस दीपक मिश्रा अपना पूरा फैसला पूरा डिटेल में जो लास्ट का पोर्शन है वो सुना रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि कोई रियायत नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये जो वाकया हुआ था, ये जो वारदात हुई थी, इसकी वजह से एक सुनामी आई थी शौक की समाज के अंदर। बाकायदा अपने फैसले में इस चीज को लिखाया है कि ये शौक की एक सुनामी थी, समाज इससे बिल्कुल एक तरह से एक झकझोर दिया था इसने सबको, और इसलिए इस मामले में एग्रीवेटिंग जो सर्कमस्टांसेस हैं वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस से कहीं ज्यादा हैं। इसलिए इन दोषियों की उम्र, इनके साथ जो रियायत के लिए और जो दलीलें दी गई या और जो तमाम बातें अमाइकस क्यूरे या जो दोषियों के वकीलों की तरफ से की गई थी, वो इतनी काफी नहीं है कि इनको रियायत दी जाए। इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल उपयुक्त था, और इसलिए हम उस फैसले को, उस सजा को बरकरार रखते हैं। जी अहमद, ये अहम बात आपने बताई कि जस्टिस भानुमति की राय थोड़ी सी अलग है, हालांकि किस हिसाब से अलग है हम चाहेंगे कि आप ये जानकारी जुटाएं, क्योंकि दर्शक जो हैं हमारे वो जानना चाहेंगे इसका एक एक पहलू। रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वकील। रेखा जी, अब इसके आगे कोई गुंजाइश तो नहीं बनती है? पहली बार सजा आई तो लगा कि अब फांसी, दूसरी बार आई लगा फांसी, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, इसके आगे कोई गुंजाइश दोषियों के आगे तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो ये फैसला है ये जब सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है तो इसके आगे तो कोई अदालत नहीं बचती है। हाँ, अगर इसके बाद कोई रिव्यू पिटिशन फाइल करते हैं या क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करते हैं जो ज्यादातर रद्द ही हो जाती हैं, 100 में से 99 केसेस जो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर कोई उसकी अपील करता है, जिसको हम अपनी कानूनी भाषा में रिव्यू पिटिशन कहते हैं, और रिव्यू के बाद में क्यूरेटिव पिटिशन कहते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत कम ऐसे मामलों की सुनवाई होती है, और जिस तरीके से इस मामले के जो फैसला हुआ है, मुझे बहुत कम उम्मीद है कि अगर आगे भी कोई इसकी कोई अपील करने की कोई कोशिश करता है तो इस फैसले कहीं से भी ये जो है इसमें कोई चेंज आएगा, कोई तब्दीली आएगी, मुझे कहीं पर भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के फैसला। हमारी संवाददाता पूनम शर्मा के पास कोई जानकारी है? जी पूनम, बताएं। देखिए, मेरे साथ वकील हैं रजत कपूर, जो आपको बताएंगे तफसील से कि कोर्ट ने किस तरह से आज आया है, क्या क्या, अगर कहें कि 3 बिंदु क्या थे फैसले के, तो क्या कहेंगे आप? कोर्ट ने क्या बोला इस पर? देखिए, कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसी फैसले को जो है अपहोल्ड किया है, और ये बोला है कि जिस बर्बरता के साथ और जिस हीननेस के साथ ये क्राइम हुआ था उसमें ये जो है किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती। तो हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। एज को लेकर कई बार कहा गया था उनके वकीलों की तरफ से कि उम्र कम है या आर्थिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है, कोर्ट ने उसको सुना और कोर्ट ने इस पे क्या कहा?
कोर्ट ने सारी बातें सुनी, लेकिन कोर्ट ने बेसिकली यही जो आपने कहा 3 बिंदु, पहला तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा यही है कि जिस सीनियसनेस के साथ ये ऐड की गई थी इसमें किसी भी तरह की कोई चीज को, चाहे मॉनेटरी हो चाहे किसी तरह का प्रॉब्लम हो इकोनॉमिक, उस चीज को आप जो कहते हैं नहीं रख सकते। तो उनको चीजों को नजरअंदाज करके जो डेथ पेनल्टी थी जो हाई कोर्ट ने दी है उसको अपहोल्ड किया है। महिलाओं को लेकर कोई ऑब्जर्वेशन थी या जिस तरह से रेप पड़ रहे हैं देश में, उसको लेकर कोर्ट ने कुछ बोला है? बस फिलहाल कोर्ट ने यही कहा है कि जो एक्चुअली कोर्ट का मेन फोकस यही था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्यों इसको बोला गया, क्योंकि ये जो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो हमारी सोसाइटी की है, जिस समाज से हम जिस नजरों से हम महिलाओं को देखते हैं, वो स्टैंड पॉइंट हमारा जो है उसको अपहोल्ड करते हुए ही ये चीज वो करी गई है, इसको डिसीजन को वो किया गया है कि ये डेथ पेनल्टी फाइनल मानी गई है, ताकि जो लोग हैं उनका जो व्यू पॉइंट है महिलाओं को लेकर वो है चेंज ना हो, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करा, इसीलिए ही इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में यानी कोर्ट ने माना है श्वेता कि जो कुछ इन चारों लोगों ने मिलकर किया वो बहुत कॉन्शियस होकर किया, उन्हें नतीजे का पता था, उन्हें पता था कि इसके नतीजे निर्भया की मौत के तौर पर आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार ये करते रहे और कोर्ट ने इसी आधार पर इन्हें मृत्यु दंड की सजा दी है कि जिस तरह से उन्होंने वहशियाना जानवरों से भी बदतर व्यवहार। पूनम रोकना पड़ेगा आपको क्योंकि अहमद अजीम के साथ इस वक्त निर्भया के माता पिता हैं। अहमद। श्वेता, अभी कोर्ट में ही अंदर अभी चूंकि जस्टिस भानुमति जो अपना पोर्शन जजमेंट का वो प्रोनाउंस कर रही हैं, वो कुल मिलाकर उन्होंने अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो चीजें हैं वो इस फैसले में और डिटेल से अलग से लिखी हैं। और वैसे एक राय है पूरे फैसले में तीनों जजेस की। अब उनके माँ बाप जो है वो बाहर निकल रहे हैं। अभी जैसे ही ये कोर्ट रूम से बाहर आ रहे हैं, मैं लाइन पे उनको लेने की कोशिश करूंगा, उनसे भी बात करेंगे, उनका रिएक्शन हम सबसे पहले लेंगे कि इस फैसले के बाद जो है उनका क्या कहना है। कोर्ट से अब लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है, काफी भीड़ थी, कोर्ट पूरा खचखच भरा हुआ था और अब जो है वो लोग बाहर आ रहे हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले के ऊपर उनका लोगों का क्या कहना है। उनकी भावनाओं को समझा जा सकता है। आज हालांकि जितने दिन में ये फैसला सुनाया गया है, हमारी न्याय व्यवस्था को देखते हुए 4.5 साल, देखिए 4.5 साल को थोड़ा डिवाइड करिए। जो ट्रायल कोर्ट थी उसने 9 महीने के अंदर फैसला सुना दिया। सितंबर में ये हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी अंडर 6 मंथ्स या 7 मंथ्स अपना फैसला सुना दिया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स के लिए रखा हुआ था, एडमिशन के लिए रखा हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इशू बहुत बड़ा था कि डेथ सेंटेंस के ऊपर जितने लोग, हम जैसे लोग जो बोल रहे हैं कि हाँ बरकरार रखना चाहिए, डेथ सेंटेंस हटानी नहीं चाहिए, उतने ही लोग शायद ये बोल रहे थे कि डेथ सेंटेंस अबॉलिश कर देना चाहिए, डेटरेंट नहीं होता। तो यही आर्ग्यूमेंट का रीजन था, वो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना तो बहुत जरूरी बात थी, क्योंकि अगर ये डेटरेंट नहीं होता तो ये जो अक्यूज्ड होते ये इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। और अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं एज अ लॉयर तो मैं बहुत खुश नहीं हूं, क्योंकि अगर आप एज फैक्टर को ले रहे हैं तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि एक जुवेनाइल जो इसका मास्टरमाइंड था वो बच निकला है। सो ये जो रिएक्टिव गवर्नमेंट ने काम करा, अगर वो एक्टिव करते और इंटरनेशनल जो प्रेशर था उसमें आके एज नहीं बढ़ाते, जब जो इन्होंने बढ़ाई थी कई साल पहले, तो आज शायद ये भी नहीं बच पाता। जी अहमद अजीम के साथ अब निर्भया के माता पिता हैं। अहमद। हेलो, हेलो जी, निर्भया की मां हमारे साथ इस वक्त फोन पर जुड़ी हैं। ये जब फैसला दिया जस्टिस दीपक मिश्रा ने, बताया गया कि तालियां बज गई हैं वहां पर, आप संतुष्ट हैं आप कि ये चारों के चारों दरिंदे फांसी पर झूलेंगे? बिल्कुल संतुष्ट है। ये फैसला सिर्फ हमारा नहीं था, पूरा समाज का था, आप लोगों का था। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने सारे समाज का, अपने देशवासियों का, अपने मीडिया भाई बहनों का। सब लोगों ने हमारा उस टाइम से अब तक साथ दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन निश्चित तौर पर उम्मीद करती हूँ कि और भी बच्चियों के लिए हम ऐसे करेंगे। बिल्कुल। बेटी आपने खोई, पूरा देश जागा आपकी बेटी के, हम तो बलिदान ही कहेंगे उससे। जो कुछ हुआ था 2012 में वो एक बलिदान से कम नहीं था। आज अगर हम ये फैसला देख रहे हैं तो हम सचमुच में कह सकते हैं कि ये आने वाले दिनों के लिए एक मिसाल है, और हर दरिंदा कुछ भी ऐसा करने से पहले 1000 नहीं शायद अपने पूरे जन्म सोचेगा। हाँ, हम आज कह सकते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं
थोड़ा सा लचर व्यवस्था है, लेकिन कानून में देर है, अंधेर नहीं है। आज कोर्ट में साबित हो गया और मैं एक बार सबको धन्यवाद करती हूँ। हम सबको इंसाफ मिला, आज निर्भया को सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिला। क्या उस नाबालिग के खुले छूटने पर अभी कोई मलाल आपके मन में रह गया है? बिल्कुल, ये तो हमेशा रहेगा। जब तक जिएंगे तब तक ये दुख रहेगा, लेकिन अब नहीं कुछ कर सकते तो क्या कर सकते। जी, हम उनसे पहले बातचीत खत्म कर लें। ये आपको लगता है कि सरकार को नियम में, कानून में बदलाव करना चाहिए नाबालिग को लेकर, इस तरह के जुर्म को लेकर? हेलो हेलो जी जी चाहूंगी जुवेनाइल के लिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने ऑब्जर्वेशन होम्स हैं वहाँ पे कोई पुख्ता सिस्टम नहीं है कि इनको समझाया जाए। क्योंकि मुझे तो आपकी वो बात याद आई जिसमें आपने कहा जो एक बार करेगा वो ऐसा नहीं है कि वो सुधर गया किसी भी तरह की सजा से। तो एक जुवेनाइल है तो ऐसा नहीं है कि वो 3 महीने की सजा काट ले तो वो जहाँ पे रहा, उसकी जब डिस्चार्ज किया, उनको बाहर निकाला, तब भी आपने माना कि हाँ वो रेडिकलाइज्ड हो चुका था। तो जिसको ये एहसास ही नहीं है कि ये गलत काम है, ये गुनाह है, उसको आपने रिहैबिलिटेशन के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम दिया ही नहीं। उसके पास रिहैबिलिटेशन में भी कोई प्रोग्राम नहीं था कि वो रेक्टिफाई कर सके अपनी बिहेवियर को, या उसे समझ आ जाए ये चीज़ गलत है, ये होना नहीं चाहिए। उसके लिए वो एहसास उसके पास है ही नहीं। हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता रिहैबिलिटेटिव अरेंजमेंट है ही नहीं। मैं श्वेता बस यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आज हम लोगों को एक जैसे राहत मिली है कि इस सारी चर्चा के ऊपर एक क्लोजर हो गया है, फाइनलिटी आ गई है। परंतु ये इस बात का हमें पर्सपेक्टिव नहीं खोना चाहिए कि ये जो सज़ा मौत की जो सज़ा दी गई है ये बलात्कार के लिए नहीं दी गई है। अभी तक जो धारा 376 भारतीय दंड अधिनियम के तहत है उसमें मौत का प्रावधान नहीं है कहीं पर भी। ये जितने भी दर्शक भी इस प्रोग्राम को देख रहे हो शायद अगर ये सोच रहे हो कि बलात्कार किया इसलिए उनको सजाए मौत मिली, ये गलत है। सजाए मौत इसलिए मिली क्योंकि जो बलात्कार जिस दरिंदगी से किया गया उससे निर्भया की मौत हो गई। तो जो सजाए मौत जो मिली है वो धारा 302 के तहत मिली है। बलात्कार का जो कानून है उसमें अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है कि जो बलात्कार इस दरिंदगी से करता है उसको सजाए मौत मिल जाएगी। तो ये तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात थी कि निर्भया की मौत हो गई उन चोटों से, जिस तरीके से दरिंदगी से उसके साथ बलात्कार हुआ। तो धारा 302 है जो है वो इस केस के अंदर अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि 302 की धारा लग गई तो उसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की सजा देने का जज के पास में पावर था। इसीलिए इसमें हमको यहां पर भी सोचना पड़ेगा कि क्या जो बलात्कार का जो कानून है उसके अंदर भी संशोधन लाने की जरूरत है कि क्या अगर मौत होगी तभी ऐसे केस के अंदर किसी अनफॉर्चुनेट लड़की की अगर बलात्कार होता है और इतनी चोटें पहुंचती हैं तो ऐसे दरिंदगी वाले आदमी को क्या छोड़ दिया जाएगा? अगर उस लड़की जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है, रेप सर्वाइवर, अगर फर्ज करिए उसके साथ बलात्कार होता है, बहुत बुरी तरीके से इस तरह से बलात्कार होता है और वो बच जाती है, उसकी मौत नहीं होती, तो क्या ऐसे केस के अंदर भी उसको सजाए मौत दी जाएगी? नहीं दी जाएगी, क्योंकि 376 में कोई प्रावधान ही नहीं है। तो इसमें भी हमारे जो कानून बनाने वाले विशेषज्ञ हैं उसको इस बारे में भी ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि आज कलेक्टिव कॉन्शियस, जैसे पहले वाले स्पीकर ने कहा कि आज कलेक्टिव कॉन्शियस जो समाज की है उसको एक बहुत ठंडक पहुंची है और एक नजीर हुआ है समाज को कि अगर कोई इस तरह से गलत काम करता है तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। परंतु इस बात को हम ना भूलें कि निर्भया की मौत हुई है, इसके अंदर निर्भया की मौत हुई है, इसलिए उन जो 4 जो वैशी आदमी हैं उनको ये सजा मिली है। अगर मौत नहीं हुई होती तो ये सजाए मौत नहीं मिलती। मेरा मानना है श्वेता, बलात्कार ये उसमें फिजिकल मौत है या नहीं, साइकोलॉजिकल सोशल मौत तो हो जाती है। और एक जब आप बलात्कार की सजा किसी को देते हो या बलात्कार करते हो तो वो एक बच्ची नहीं इन्वॉल्व होती, उसका पूरा परिवार इन्वॉल्व। इस वक्त हमारे संवाददाता अहमद अजीम के साथ सरकारी वकील सिद्धार्थ लूथरा जी मौजूद हैं। अहमद जी बिल्कुल श्वेता, हमारे साथ सिद्धार्थ लूथरा जी मौजूद हैं और भी जर्नलिस्ट वो बयान भी कर रहे हैं और साथ साथ जो डीसीपी शायद शर्मा थी, जिनके जो उस समय डीसीपी थी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सिद्धार्थ लूथरा साहब की बात भी चाहते हैं। सिद्धार्थ जी हम चाहेंगे, this is my team
सिद्धार्थ लूथरा जो सीनियर एडवोकेट हैं और इस मामले में सरकारी वकील थे, और वो यहाँ पर इस वक्त अपने तमाम जो टीम जो यहाँ पर लोग उनके साथ इस पूरे केस में थे उन सभी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कई विदेशी पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। एक सवाल लीजिए, बात कीजिए। हेलो 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 हेलो